स्वागत है आपका रीडर्स एंड द मंक चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं जिंदगी बदल देने वाली किताबों की कहानियां जो आपके सोचने का नजरिया बदल दे। यहां हर किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि अनुभवों और भावनाओं की एक यात्रा है जो आपके भीतर छिपे मूक को जगाती है। बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। सिस्टम 1 जो तेज, सहज और भावनाओं पर आधारित है, और सिस्टम 2 जो धीमा, तार्किक और मेहनत वाला है। ये किताब सिखाती है कि कैसे ये दोनों सिस्टम हमारे फैसलों और जिंदगी की दिशा को प्रभावित करते हैं। लेखक डैनियल काहनेमन, नोबेल पुरस्कार विजेता और मनोविज्ञान के महान शोधकर्ता, इंसानी दिमाग के दो पहलुओं, तेज और धीमी सोच को समझाने के लिए जाने जाते हैं। उनका शोध निर्णय लेने, सोचने की आदतों और हमारी रोजमर्रा की गलतियों पर गहरी रोशनी डालता है, जिसने आधुनिक अर्थशास्त्र और व्यवहार विज्ञान को नया आयाम दिया। चैप्टर 1 द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। जरा सोचिए, आप सड़क पर चलते हैं और सामने से कोई चेहरा आता है। बिना सोचे समझे आप पहचान लेते हैं कि वो व्यक्ति गुस्से में है। यह है सिस्टम 1, दिमाग का तेज, ऑटोमेटिक हिस्सा जो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देता है। अब मान लीजिए कोई आपसे कहे 17-24 का जवाब निकालो। यहां आपका दिमाग मेहनत करता है, ध्यान केंद्रित करता है और स्टेप बाय स्टेप हल ढूंढता है। यह है सिस्टम 2, दिमाग का धीमा और सोच समझकर चलने वाला हिस्सा। लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी में अक्सर सिस्टम 1 हावी रहता है। ये तेजी से फैसले लेता है, लेकिन कभी कभी गलतियों की ओर भी धकेल देता है। वहीं सिस्टम 2 कठिन परिस्थितियों में मदद करता है, लेकिन ये थकाऊ है और हम अक्सर इसे इस्तेमाल करने से बचते हैं। सार इंसानी दिमाग 2 किरदारों की तरह है, एक तेज और सहज, दूसरा धीमा और तार्किक। हमें समझना होगा कि कब तेज सोच पर भरोसा करना है और कब धीमी सोच से काम लेना है। चैप्टर 2 अटेंशन एंड एफर्ट। कभी आपने गौर किया है कि जब आप भीड़ भाड़ वाले कमरे में किसी खास व्यक्ति की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं तो बाकी आवाजें धुंधली पड़ जाती हैं? यही है अटेंशन, ध्यान की ताकत। लेकिन ये ताकत सीमित है। लेखक बताते हैं कि हमारा सिस्टम 2 तब सक्रिय होता है जब किसी काम में फोकस और मेहनत चाहिए, जैसे कि गाड़ी को तंग पार्किंग में लगाना या किसी मुश्किल सवाल का जवाब निकालना। इस दौरान आपका दिमाग और शरीर दोनों मेहनत महसूस करते हैं। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, आंखों की पुतलियां फैल सकती है, लेकिन हमारा दिमाग लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर चलता है। यानी हम हमेशा वही रास्ता चुनते हैं जिसमें कम मेहनत लगे। यही वजह है कि सिस्टम 1 के ऑटोमेटिक निर्णय हमें आसान लगते हैं, जबकि सिस्टम 2 थकाऊ महसूस होता है। सार, ध्यान और मेहनत की क्षमता सीमित है। जरूरी यह है कि हम अपनी ऊर्जा को सही जगह निवेश करें और ये पहचानें कि कब सिस्टम 2 की गहरी सोच की जरूरत है। चैप्टर 3 द लेजी कंट्रोलर। डैनियल काहनेमन बताते हैं कि हमारा सिस्टम 2 अक्सर लेजी यानी आलसी होता है। ये तभी सक्रिय होता है जब हमें मजबूर होना पड़े, वरना ये जिम्मेदारी सिस्टम 1 पर छोड़ देता है, क्योंकि दिमाग स्वाभाविक रूप से कम मेहनत करना चाहता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी किताब का मजेदार हिस्सा पढ़ रहे होते हैं तो सिस्टम एक सहजता से काम करता है, लेकिन जैसे ही कोई जटिल गणित का सवाल सामने आता है, सिस्टम 2 को मेहनत करनी पड़ती है। समस्या यह है कि अक्सर हम आलस्य के कारण गहरी सोच से बचते हैं और केवल सतही फैसले लेते हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि आलसी सिस्टम 2 की वजह से हम कॉग्निटिव बियासेस यानी सोचने की गलतियों में फंस जाते हैं। अगर सिस्टम 2 सक्रिय होता तो हम कई गलत निर्णयों से बच सकते थे। सार, हमारा दिमाग आराम पसंद है। सिस्टम 2 मेहनत से बचता है और सिस्टम 1 पर भरोसा करता है। लेकिन सही और संतुलित निर्णय लेने के लिए हमें आलस्य तोड़कर सिस्टम 2 को सक्रिय करना जरूरी है। चैप्टर 4 द एसोसिएटिव मशीन। हमारा दिमाग एक एसोसिएटिव मशीन की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि एक विचार
तुरंत दूसरे विचार को खींच लाता है। जैसे ही आप शब्द ब्रेड सुनते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत बटर या जैम का ख्याल आता है। यही सिस्टम एक का कमाल है। लेखक बताते हैं कि हमारा सिस्टम एक लगातार हमारे अनुभवों और यादों के बीच रिश्ते जोड़ता रहता है। ये जोड़ बहुत तेज और सहज होते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि एक सोच से दूसरी सोच कैसे निकल आई। लेकिन यही गुण कई बार हमें भ्रमित भी कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से बोलता है तो हमें लगता है कि वो सच कह रहा है। ये हेलो इफेक्ट कहलाता है, यानी हमारे दिमाग का एसोसिएशन हमें कभी कभी गलत धारणा बनाने पर मजबूर करता है। सार, दिमाग का एसोसिएटिव सिस्टम हमें तेजी से सोचने और जोड़ बनाने में मदद करता है, लेकिन उसी के कारण हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं। जरूरी है कि हर एसोसिएशन को सही मानने से पहले सिस्टम 2 से जांच करें। चैप्टर 5 कॉग्निटिव ईज। कॉग्निटिव ईज का मतलब है जब कोई चीज हमें आसानी से समझ आती है तो हम उसे सही और भरोसेमंद मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई वाक्य बार बार सुना जाए तो हमें वो अधिक सच्चा लगता है, चाहे वो असलियत में गलत ही क्यों न हो। डैनियल kahneman बताते हैं कि जब दिमाग सहज और आरामदायक महसूस करता है तो सिस्टम एक हावी हो जाता है और हमें निर्णय आसान लगते हैं। लेकिन यही स्थिति खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये हमें बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर करती है। दूसरी ओर, अगर कोई चीज नई या कठिन लगे तो सिस्टम 2 सक्रिय होता है। हम ज्यादा ध्यान से सोचते हैं और गहराई से विश्लेषण करते हैं। इसलिए कठिनाई कभी कभी हमें सही दिशा में सोचने में मदद करती है। सार, आसानी से समझ आने वाली चीजें हमेशा सही नहीं होती। कॉग्निटिव ईज हमें आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार गलत भी। जरूरी है कि हम आसान को ही सही न माने, बल्कि सिस्टम 2 से सोचकर परखें। चैप्टर 6 नॉर्म्स, सरप्राइजेस एंड कॉजेस। हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न ढूंढने और नॉर्मल यानी सामान्य घटनाओं की भविष्यवाणी करने में लगा रहता है। अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक हो तो हमें सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही कुछ अप्रत्याशित होता है सिस्टम एक तुरंत चौकन्ना हो जाता है और सिस्टम 2 को सक्रिय कर देता है। लेखक बताते हैं कि इंसान स्वभाव से कारण खोजने वाला प्राणी है। जब कोई घटना हमें चौंकाती है तो हमारा दिमाग तुरंत पूछता है, वाई, यानी ये क्यों हुआ। हम कहानियां गढ़ते हैं, कारण जोड़ते हैं और स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। समस्या यह है कि हम हर चीज में कारण ढूंढ लेते हैं, चाहे असल में वो केवल संयोग ही क्यों न हो। यही वजह है कि लोग कई बार अंधविश्वासों या गलत धारणाओं पर भरोसा कर लेते हैं। सार, दिमाग को पैटर्न और कारण चाहिए। ये गुण हमें दुनिया को समझने में मदद करता है, लेकिन हमें भ्रम में भी डाल सकता है। हर चौंकाने वाली घटना का कारण खोजने से पहले ठहरकर सिस्टम 2 से जांच करना जरूरी है। चैप्टर 7 अ मशीन फॉर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। हमारा सिस्टम एक सिर्फ तेजी से सोचता ही नहीं, बल्कि जल्दी जल्दी निष्कर्ष पर भी पहुंच जाता है। इसे लेखक कहते हैं मशीन फॉर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। मान लीजिए कोई आदमी सूट बूट में आपको दिखे तो दिमाग तुरंत कह देता है, यह व्यक्ति अमीर या पढ़ा लिखा होगा। यह निष्कर्ष बिना किसी ठोस सबूत के निकला है, लेकिन सिस्टम 1 ने आपको तुरंत राय दे दी। यही कारण है कि हम अक्सर स्टेरियोटाइप्स यानी पूर्वधारणाओं का शिकार हो जाते हैं। दिमाग अधूरी जानकारी से पूरी कहानी गढ़ लेता है। इससे हमें जल्दी फैसले लेने में आसानी होती है, लेकिन कई बार यही हमें बड़ी गलती की ओर भी ले जाता है। लेखक बताते हैं कि सिस्टम 2 यहां भी मदद कर सकता है, अगर हम रुककर सोचें और निष्कर्ष की जांच करें। सार, दिमाग तेजी से निष्कर्ष निकालने की मशीन है। यह हमें समय बचाता है, लेकिन गलतियां भी कराता है। जरूरी है कि हर अनुमान को सच मानने से पहले सिस्टम 2 से दोबारा परखें। चैप्टर 8 हाउ जजमेंट्स हैपन। हम रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार निर्णय लेते हैं। किसी व्यक्ति पर भरोसा करना है या नहीं, कोई चीज खरीदनी है या नहीं, या किसी विचार को मानना है या नहीं। लेकिन ये निर्णय कैसे बनते हैं?
डैनियल kahneman बताते हैं कि हमारा सिस्टम एक अक्सर सहज जवाब देता है। ये भावनाओं, छवि और पिछले अनुभवों से प्रेरित होकर तुरंत राय बना लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए मिले तो हमें लगेगा कि वो भरोसेमंद है, भले ही हमें उसके बारे में कुछ पता न हो। दूसरी ओर, सिस्टम 2 गहराई से सोचकर सबूतों और तर्कों पर आधारित निर्णय लेता है। लेकिन आलस्य और समय की कमी के कारण हम अक्सर सिस्टम 1 के सहज निर्णय पर भरोसा कर लेते हैं। यही कारण है कि हमारी कई जजमेंट्स बियास्ड होती है। सार, हमारे निर्णय अक्सर भावनाओं और त्वरित प्रभावों पर आधारित होते हैं। अगर स्थिति महत्वपूर्ण हो तो सिस्टम 2 को सक्रिय करके सोच समझकर निर्णय लेना ही समझदारी है। चैप्टर 9, आंसरिंग एन ईजियर क्वेश्चन। कभी कभी जब हमें कोई कठिन सवाल पूछा जाता है तो हमारा दिमाग चालाकी से उस सवाल को बदल देता है और आसान सवाल का जवाब दे देता है। इसे लेखक कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उदाहरण के लिए, अगर आपसे पूछा जाए, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? तो ये बहुत जटिल सवाल है। सिस्टम 2 को गहराई से सोचना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम 1 तुरंत इसे बदल देता है। क्या मैं अभी इस समय खुश महसूस कर रहा हूं? और उसी का जवाब दे देता है। यानी कठिन प्रश्न का उत्तर हम अक्सर किसी आसान प्रश्न के आधार पर दे देते हैं और हमें खुद भी एहसास नहीं होता। यही वजह है कि कई बार हमारी राय अधूरी या गलत हो सकती है। लेखक बताते हैं कि यह मानसिक शॉर्टकट हमें तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम असली सवाल से न भटक जाएं। सार, दिमाग मुश्किल सवालों से बचने के लिए उन्हें आसान सवालों में बदल देता है। यह समय बचाता है, लेकिन सटीकता खो देता है। जरूरी है कि महत्वपूर्ण निर्णयों में असली सवाल को पहचानकर सिस्टम 2 से सोचें। चैप्टर 10, द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। इंसान अक्सर मानता है कि छोटी सी झलक से पूरी सच्चाई समझी जा सकती है, लेकिन ये एक बड़ी भूल है, जिसे लेखक कहते हैं लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। उदाहरण के लिए, अगर किसी छोटे गांव के स्कूल से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए तो लोग तुरंत मान लेते हैं कि वहां की शिक्षा व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन असलियत यह हो सकती है कि वो सिर्फ संयोग था या छोटी सैंपल साइज का असर। हमारा दिमाग जल्दी निष्कर्ष निकालने की आदत में छोटे डेटा को ही पूरे पैटर्न की तरह देख लेता है। यही वजह है कि हम रिसर्च, सर्वे या रोजमर्रा के अनुभवों से गलत धारणाएं बना लेते हैं। लेखक कहते हैं कि सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स को समझे बिना हम बार बार इन जालों में फंसते रहते हैं और छोटे सैंपल से बड़े निष्कर्ष निकाल लेते हैं। सार, छोटी झलक हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। निर्णय लेने से पहले डेटा के आकार और संदर्भ को समझना जरूरी है, वरना हम संयोग को भी नियम समझ बैठते हैं। चैप्टर 11, एंकर्स। एंकरिंग इफेक्ट का मतलब है किसी भी संख्या या सूचना को सुनने के बाद हमारा दिमाग उसी के आसपास अपना निर्णय बांध लेता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, क्या गंगानगर की आबादी 5 लाख से ज्यादा है या कम? और फिर पूछा जाए तो सही अनुमान क्या होगा? आपका जवाब अक्सर 5 लाख के आसपास घूमेगा, भले ही आपको असली डेटा न पता हो। यही है एंकर इफेक्ट। लेखक बताते हैं कि एंकर्स हमारे सिस्टम 1 को भ्रमित कर देते हैं। हम चाहे सोच समझकर जवाब देने की कोशिश करें, लेकिन शुरुआती संख्या या संदर्भ हमारे दिमाग में गहरी छाप छोड़ देता है। यह प्रभाव सिर्फ संख्याओं तक सीमित नहीं है। कीमत तय करने, वेतन पर बातचीत करने या किसी उत्पाद के मूल्यांकन में भी एंकर हमारी सोच को गलत दिशा में मोड़ सकता है। सार, हमारी सोच शुरुआती सूचना या एंकर से बंध जाती है। समझदारी यही है कि किसी भी अनुमान या निर्णय से पहले उस एंकर को पहचानें और सिस्टम 2 से गहराई से सोचें। चैप्टर 12, द साइंस ऑफ अवेलेबिलिटी। हमारे निर्णय और धारणाएं अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि कोई उदाहरण हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आता है। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। मान लीजिए आपने हाल ही में हवाई जहाज दुर्घटना की खबर देखी है।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि हवाई सफर कितना सुरक्षित है, तो आपका जवाब नकारात्मक होगा, जबकि आंकड़ों के अनुसार हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित मानी जाती है। लेखक बताते हैं कि हमारा सिस्टम एक उसी सूचना को ज्यादा महत्व देता है जो ताजा, चौंकाने वाली या भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। यही वजह है कि मीडिया में ज्यादा दिखने वाली घटनाएं हमें अधिक सामान्य या खतरनाक लगती है। असलियत यह है कि दुर्लभ घटनाएं भी हमारे दिमाग में बड़ी लगती है, क्योंकि वे याद रखने में आसान होती है। सार: हमारा दिमाग आसानी से याद आने वाली घटनाओं को वास्तविकता से बड़ा दिखा देता है। सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि हम यादों की बजाय ठोस डेटा और तथ्य पर भरोसा करें। चैप्टर 13: अवेलेबिलिटी, इमोशन एंड रिस्क। डैनियल kahneman बताते हैं कि हमारी भावनाएं और यादें मिलकर हमारे खतरे, रिस्क के आकलन को गहराई से प्रभावित करती है। मान लीजिए आपने टीवी पर किसी शार्क अटैक की खबर देखी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र में तैरना कितना खतरनाक है, तो आपके मन में डर बढ़ जाएगा। जबकि असलियत यह है कि शार्क अटैक बेहद दुर्लभ है, लेकिन घटना की अवेलेबिलिटी और उससे जुड़ी भावना आपके निर्णय को नियंत्रित करती है। लेखक बताते हैं कि इंसान जिन खतरों को भावनात्मक रूप से ज्यादा महसूस करता है, उन्हें वो आंकड़ों से कहीं बड़ा मान लेता है, जैसे कि आतंकवाद या विमान दुर्घटनाएं। वही रोजाना होने वाले असली खतरों, जैसे सड़क दुर्घटनाएं या बीमारियां को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यानी हमारा दिमाग रिस्क का सही मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि भावनाओं से प्रभावित होकर गलत धारणाएं बना लेता है। सार: रिस्क की धारणा भावनाओं और यादों से बनती है, न कि वास्तविक आंकड़ों से। समझदारी यही है कि डर या भावनाओं से ऊपर उठकर ठोस तथ्यों के आधार पर फैसले लें। चैप्टर 14: टॉम W.S. स्पेशलिटी। इस अध्याय में kahneman एक दिलचस्प प्रयोग का जिक्र करते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को टॉम W. नाम के एक काल्पनिक छात्र का छोटा सा विवरण दिया, जैसे कि वो थोड़ा अंतर्मुखी है, तार्किक सोचता है और पुस्तकों में गहरी रुचि रखता है। फिर लोगों से पूछा गया कि टॉम किस विषय में पढ़ाई कर रहा होगा। ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया, लाइब्रेरी साइंस या इंजीनियरिंग। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टॉम का विवरण उन प्रोफेशनों के स्टेरियोटाइप से मेल खाता था। लेकिन असलियत यह है कि किसी व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी उसके वास्तविक चुनाव की संभावना को नहीं बताती। लोग अक्सर सांख्यिकी, बेस रेट्स को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी धारणा बना लेते हैं। यानी हम रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक का शिकार हो जाते हैं। यानी हम किसी व्यक्ति या घटना को केवल उसकी समानता के आधार पर आंकते हैं, वास्तविक संभावनाओं पर नहीं। सार: इंसान अक्सर संभावनाओं की गणना छोड़कर समानता के आधार पर निर्णय लेता है। सही निर्णय के लिए हमें बेस रेट्स और आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चैप्टर 15: लेस इज मोर। इस अध्याय में kahneman एक प्रसिद्ध उदाहरण लिंदा प्रॉब्लम का जिक्र करते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को लिंदा नाम की एक महिला का विवरण दिया। वो होशियार, सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय और न्यायप्रिय है। फिर उनसे पूछा गया कि कौन सा विकल्प ज्यादा संभावित है। 1. लिंदा एक बैंक टेलर है। 2. लिंदा एक बैंक टेलर है और नारीवादी आंदोलन से जुड़ी हुई है। ज्यादातर लोगों ने दूसरा विकल्प चुना क्योंकि वह लिंदा के व्यक्तित्व से मेल खाता था। लेकिन ये एक तार्किक गलती है जिसे कॉन्जंक्शन फैलेसी कहते हैं। असल में दो घटनाओं का एक साथ होना हमेशा अकेली घटना से कम संभावित होता है। यहां लोग तर्क की बजाय कहानी से प्रभावित हुए। हमें जो वर्णन ज्यादा फिट लगता है, हम उसे सच मान लेते हैं, चाहे वो सांख्यिकी के विरुद्ध क्यों न हो। सार: हमारी सोच अक्सर संभावनाओं से नहीं, कहानियों से प्रभावित होती है। सिस्टम 2 को सक्रिय करके हमें याद रखना चाहिए कि सरल व्याख्या अक्सर सही होती है। चैप्टर 16: कॉजेस ट्रम्प स्टैटिस्टिक्स। मनुष्य स्वभाव से कहानियों और कारणों पर भरोसा करता है, आंकड़ों पर नहीं। अगर हमें किसी घटना का तार्किक कारण दिख जाए,
तो हम आंकड़ों को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी खिलाड़ी ने लगातार 4 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया तो हमें लगेगा कि वो फॉर्म में है और अगली बार भी अच्छा खेलेगा। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि उसका प्रदर्शन उतना स्थिर नहीं होगा। हम फिर भी कारणों पर भरोसा करते हैं। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ही वजह है। कहानीमन बताते हैं कि इंसान का दिमाग सांख्यिकी को ठंडी और नीरस मानता है, जबकि कारण और कहानियां हमें ज्यादा विश्वसनीय लगती हैं। यही वजह है कि हम अक्सर बेस रेट्स को अनदेखा कर देते हैं और एक आकर्षक कहानी को सच मान लेते हैं। सार: इंसान आंकड़ों की बजाय कारणों पर ज्यादा भरोसा करता है, लेकिन समझदारी यह है कि भावनात्मक कहानियों से हटकर डेटा और सांख्यिकी को महत्व दिया जाए। चैप्टर 17, रिग्रेशन टू द मीन। कहानीमन बताते हैं कि किसी भी प्रदर्शन या परिणाम में अत्यधिक अच्छा या बुरा होना अक्सर संयोग का हिस्सा होता है। अगली बार वही प्रदर्शन सामान्य स्तर पर लौट आता है। इसे कहते हैं रिग्रेशन टू द मीन। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र ने परीक्षा में असाधारण अच्छे अंक पाए तो संभव है कि अगली बार उसके अंक थोड़े कम आए। इसी तरह, अगर कोई खिलाड़ी एक मैच में बहुत खराब खेला तो अगली बार उसका खेल बेहतर हो सकता है। समस्या यह है कि लोग इसे कारणों से जोड़ लेते हैं। जैसे, अगर छात्र के अंक घटे तो कहेंगे कि उसने मेहनत कम की या खिलाड़ी ने सुधार किया, जबकि असलियत में ये केवल औसत की ओर वापसी है। यानी हम संयोग को भी कारण मान लेते हैं और गलत निष्कर्ष निकालते हैं। सार: प्रदर्शन हमेशा स्थायी नहीं होता, बल्कि औसत की ओर लौटता है। हर बदलाव का कारण ढूंढने की बजाय हमें समझना चाहिए कि संयोग और औसत भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आपको अब तक की ये जर्नी मीनिंगफुल लगी हो तो अभी रीडर्स एंड द मंक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे हम इस किताब से और भी गहरे इंसाइट्स लाने वाले हैं। चैप्टर 18, टेमिंग इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस। हमारा सिस्टम जब भी किसी परिणाम का अनुमान लगाता है तो वो अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट यानी जरूरत से ज्यादा भरोसेमंद होता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि किसी छात्र का भविष्य का रिजल्ट क्या होगा और आपको बस उसका पहले का प्रदर्शन पता है। दिमाग तुरंत तेज अनुमान लगा देगा। ये बच्चा टॉपर बनेगा या ये पास नहीं होगा। कहानीमन बताते हैं कि हमें इन इंट्यूटिव प्रेडिक्शंस को टेम यानी नियंत्रित करना चाहिए। इसका तरीका है, पहले बेस रेट्स, सामान्य आंकड़े देखें और फिर व्यक्तिगत जानकारी जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर क्लास का औसत स्कोर 60% है तो किसी छात्र का अनुमान उसी के आसपास होना चाहिए, न कि सिर्फ उसके पिछले प्रदर्शन पर। यानी हमें सहज अनुमान को आंकड़ों से संतुलित करना होगा। सार: दिमाग सहज अनुमान लगाता है, लेकिन अक्सर बढ़ा चढ़ाकर। सही भविष्यवाणी के लिए बेस रेट्स और आंकड़ों पर भरोसा करना जरूरी है। सहजता को तर्क से टेम करना ही समझदारी है। चैप्टर 19, द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंसान का दिमाग अक्सर ये मान लेता है कि वो अतीत और वर्तमान को पूरी तरह समझता है, लेकिन ये एक भ्रम है जिसे कहानीमन कहते हैं इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उदाहरण के लिए, जब कोई बड़ी कंपनी अचानक सफल हो जाती है तो लोग तुरंत कहानी बना लेते हैं। उसका लीडर विजनरी था या उसने सही रणनीति अपनाई। लेकिन असलियत में उसी जैसी रणनीति अपनाने वाली कई कंपनियां असफल भी हुई होंगी। हम बस सफलता की कहानी देखकर उसे कारण से जोड़ देते हैं। हमारा दिमाग अतीत को बहुत सुसंगत, कोहेरेंट बना देता है, जबकि वास्तविकता कहीं ज्यादा जटिल और अव्यवस्थित होती है। यही कारण है कि इतिहास हमें सरल और साफ लगता है, लेकिन भविष्य हमेशा धुंधला और अनिश्चित। सार: अतीत को समझने का हमारा विश्वास अक्सर भ्रम होता है। हमें मानना चाहिए कि घटनाएं उतनी स्पष्ट नहीं होती जितना वे बाद में दिखती है। सच्ची समझ अनिश्चितता को स्वीकार करने से शुरू होती है। चैप्टर 20, द इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। कहानीमन बताते हैं कि इंसान अक्सर अपने निर्णयों और भविष्यवाणियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेता है। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी।
उदाहरण के लिए, एक स्टॉक ब्रोकर बार बार शेयर मार्केट की दिशा का अनुमान लगाता है, भले ही उसके अनुमान कई बार गलत साबित हो। फिर भी उसे लगता है कि उसकी इंट्यूइशन सही है। यह झूठा आत्मविश्वास ही इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी है। असल में, अगर जानकारी अधूरी या डेटा सीमित हो, तो अनुमान और भी अविश्वसनीय हो जाता है। लेकिन दिमाग को जितनी कंसिस्टेंट कहानी मिलती है, उतना ही वो उसे सच मान लेता है। यानी हम अपनी भविष्यवाणियों की सटीकता को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। सच तो यह है कि कई बार परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं और संयोग का असर बहुत बड़ा होता है। सार, हम अक्सर अपने अनुमान और निर्णय को वास्तविकता से अधिक भरोसेमंद मानते हैं। समझदारी यह है कि अपनी सर्टेनिटी को चुनौती दें और माने कि कई बार हमारी भविष्यवाणियां भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं होती। चैप्टर 21, इंट्यूशंस वर्सेस फॉर्मूलाज। कहानीमन बताते हैं कि जब भी किसी परिणाम का अनुमान लगाना होता है, तो लोग अक्सर अपनी इंट्यूशन यानी सहज अंदाजों पर भरोसा करते हैं। लेकिन शोध ये दिखाता है कि सरल फॉर्मूलाज, गणितीय नियम या आंकड़ों पर आधारित मॉडल ज्यादातर मामलों में इंसानी इंट्यूशन से बेहतर साबित होते हैं। उदाहरण के लिए, डॉक्टर जब किसी मरीज की हालत का अनुमान लगाते हैं, तो उनका अनुभव महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर एक सरल फॉर्मूला जैसे ब्लड प्रेशर, उम्र और शुगर लेवल का स्कोर इस्तेमाल किया जाए, तो कई बार वो अनुमान और भी सटीक निकलता है। समस्या ये है कि इंसान अपने अनुभव और गट फीलिंग पर इतना भरोसा करता है कि फॉर्मूलाज को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन बार बार के अध्ययनों से साबित हुआ है कि कंसिस्टेंसी और ऑब्जेक्टिविटी की वजह से फॉर्मूलाज ज्यादा रिलायबल होते हैं। सार, सहज अंदाज कई बार हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। अगर भरोसेमंद फॉर्मूला या आंकड़ों पर आधारित मॉडल मौजूद हो, तो उस पर भरोसा करना इंसानी इंट्यूशन से अधिक सुरक्षित और सटीक है। चैप्टर 22, एक्सपर्ट इंट्यूशन, व्हेन कैन वी ट्रस्ट इट। कहानीमन बताते हैं कि हर इंट्यूशन भरोसेमंद नहीं होती, लेकिन कुछ परिस्थितियों में एक्सपर्ट्स की इंट्यूशन सच में मूल्यवान साबित होती है। मान लीजिए, एक अनुभवी फायर फाइटर अचानक कहता है कि किसी इमारत से तुरंत बाहर निकलो। उसका निर्णय शायद किसी छिपे हुए पैटर्न की वजह से हो, जिसे उसने अनुभव से पहचान लिया है, जैसे तापमान, धुएं की दिशा या शोर की तीव्रता। यह है वैलिड इंट्यूशन। लेकिन दूसरी तरफ, शेयर बाजार में किसी ब्रोकर का गट फीलिंग ज्यादातर भ्रम होता है, क्योंकि वहां पैटर्न दोहराए नहीं जाते और परिणाम संयोग पर निर्भर रहते हैं। लेखक कहते हैं कि एक्सपर्ट इंट्यूशन तभी भरोसेमंद है जब दो शर्तें पूरी हों। 1, माहौल स्थिर और दोहराने योग्य हो, जहां पैटर्न बार बार आते हों, और 2, व्यक्ति ने लंबे समय तक उस पैटर्न को पहचानने का अभ्यास किया हो। सार, हर विशेषज्ञ की इंट्यूशन सही नहीं होती। उस पर तभी भरोसा करें जब माहौल स्थिर हो और अनुभव ने उस इंट्यूशन को मजबूत बनाया हो। चैप्टर 23, द आउटसाइड व्यू। कहानीमन बताते हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्ट या काम की योजना बनाते हैं, तो हम अक्सर इनसाइड व्यू में फंस जाते हैं। यानी हम अपनी स्थिति को विशेष और अलग मानकर अनुमान लगाते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में यही सबसे बड़ी गलती होती है। आउटसाइड व्यू का मतलब है कि अपनी स्थिति को बड़े पैटर्न में देखना। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने उत्साह और विचार पर भरोसा न करें। पहले यह देखें कि 100 में से कितने स्टार्टअप सफल हुए और कितने असफल। ये आंकड़ा आपको अधिक वास्तविक तस्वीर देगा। इनसाइड व्यू हमें अत्यधिक आशावादी बना देता है, जबकि आउटसाइड व्यू हमें जमीन पर लाकर खड़ा करता है। यही तरीका भविष्यवाणी और निर्णय को ज्यादा सटीक बनाता है। सार, केवल अपने अनुभव या आत्मविश्वास पर नहीं, बल्कि बाहरी आंकड़ों और उदाहरणों पर भरोसा करें। आउटसाइड व्यू अपनाकर हम अधिक यथार्थवादी और संतुलित फैसले ले सकते हैं। चैप्टर 24, द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म। कहानीमन बताते हैं कि पूंजीवाद की असली ताकत है आशावाद और ओवर कॉन्फिडेंस।
ज्यादातर उद्यमी जब नया बिजनेस शुरू करते हैं तो वे ये मानते हैं कि उनकी आइडिया यूनिक है और वे जरूर सफल होंगे। आंकड़े कहते हैं कि बहुत से स्टार्टअप्स असफल होते हैं, लेकिन फिर भी लोग बार बार नए उद्यम शुरू करते हैं। यही इल्यूजन ऑफ कंट्रोल और अत्यधिक आत्मविश्वास ही पूंजीवाद को आगे बढ़ाता है। अगर हर कोई आंकड़ों को देखकर जोखिम से बचता तो नए प्रयोग और नवाचार कभी नहीं हो पाते। हालांकि यही आत्मविश्वास कई बार भारी नुकसान भी कराता है। जैसे निवेशक बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाकर नुकसान झेलते हैं, फिर भी यही मानवीय गुण पूरी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देता है। सार, पूंजीवाद का इंजन है इंसानी आशावाद और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। ये हमें जोखिम लेने पर मजबूर करता है, कभी सफलता कभी असफलता लाता है, लेकिन अंततः समाज में नवाचार और विकास को आगे बढ़ाता है। चैप्टर 25 बर्नूलीज एरर्स। इस अध्याय में कहानीमन अर्थशास्त्री डैनियल बर्नूली के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। बर्नूली ने कहा था कि लोग निर्णय लेते समय यूटिलिटी यानी लाभ की भावना पर आधारित होते हैं। जितना ज्यादा लाभ उतनी ज्यादा खुशी। लेकिन कहानीमन बताते हैं कि ये सोच अधूरी है। असल में इंसान हर निर्णय को संपत्ति की कुल स्थिति से नहीं, बल्कि लाभ और हानि के संदर्भ में देखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 100 रुपए का बोनस मिले तो खुशी होगी, लेकिन अगर आपकी जेब से 100 रुपए गिर जाए तो दुख कहीं अधिक गहरा होगा। यानी हानि का दर्द लाभ की खुशी से ज्यादा असरदार होता है। बर्नौली की गलती यही थी कि उन्होंने रेफरेंस पॉइंट यानी तुलना के आधार को नजरअंदाज किया। इंसान हमेशा अपने वर्तमान हालात से तुलना करता है, न कि केवल कुल संपत्ति से। सार, लोग सिर्फ लाभ से प्रेरित नहीं होते, बल्कि लाभ और हानि के संतुलन से प्रभावित होते हैं। हानि का असर हमेशा ज्यादा गहरा होता है और यही हमारी पसंद और निर्णयों को आकार देता है। चैप्टर 26 प्रोस्पेक्ट थ्योरी। कहानीमन और उनके साथी एमोस ट्वर्स्की ने पारंपरिक अर्थशास्त्र की सोच को बदल दिया और पेश की प्रोस्पेक्ट थ्योरी। यह सिद्धांत बताता है कि इंसान निर्णय लेते समय हमेशा तार्किक नहीं होता, बल्कि लाभ और हानि को अलग अलग नजर से देखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 50% संभावना है 100 रुपए जीतने की और 50% संभावना है कुछ न मिलने की, तो ज्यादातर लोग ये दाव लेने में हिचकिचाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि 50% संभावना है कि 100 रुपए खो दोगे, तो डर और भी बढ़ जाएगा। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा निष्कर्ष है लॉस अवर्जन, यानी हम हानि को लाभ से कहीं ज्यादा महत्व देते हैं। छोटी हानि भी हमें उतना परेशान करती है जितनी बड़ी उपलब्धि हमें खुश नहीं कर पाती। प्रोस्पेक्ट थ्योरी ने दिखाया कि इंसान की सोच रेफरेंस पॉइंट्स, रिस्क परसेप्शन और भावनाओं से गहराई से जुड़ी होती है। सार, हम हमेशा तर्क से नहीं, बल्कि लाभ और हानि की असमान धारणा से फैसले लेते हैं। हानि का डर हमारे व्यवहार और चुनाव को गहराई से नियंत्रित करता है। चैप्टर 27 द एंडोमेंट इफेक्ट। एंडोमेंट इफेक्ट का मतलब है जब कोई चीज हमारी हो जाती है तो हम उसकी कीमत हकीकत से कहीं ज्यादा मानने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी स्पोर्ट्स मैच का टिकट मुफ्त में मिल जाए तो आप उसे बेचने के लिए बहुत ऊंची कीमत मांगेंगे, लेकिन वही टिकट अगर आपको खरीदना पड़े तो आप उतनी कीमत देने को तैयार नहीं होंगे। कहानीमन बताते हैं कि यह व्यवहार लॉस अवर्जन से जुड़ा है। हम सोचते हैं कि अगर अपनी चीज छोड़ दी तो हमें नुकसान होगा, इसलिए हम उस वस्तु को छोड़ने के लिए अधिक मुआवजा चाहते हैं। एंडोमेंट इफेक्ट सिर्फ वस्तुओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों, राय और रिश्तों तक में भी दिखता है। जो अपनात है उसे छोड़ना हमेशा कठिन लगता है। सार, जब कुछ हमारी मिल्कियत बन जाता है तो हम उसकी असल कीमत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। यह हमें हानि से बचाता है, लेकिन कई बार तार्किक निर्णय लेने से रोक देता है। चैप्टर 28 बैड इवेंट्स। कहानीमन बताते हैं कि इंसान के दिमाग पर बुरी घटनाओं का असर अच्छी घटनाओं की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा और लंबा होता है। यही कारण है कि एक नकारात्मक अनुभव हमारी सोच
और व्यवहार को सकारात्मक अनुभवों से अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन 5 अच्छी बातें हों और एक बुरी घटना घट जाए, तो दिन के अंत में हमें वही बुरी घटना सबसे अधिक याद रहती है। ये लॉस अवर्जन का ही विस्तार है, यानी हानि या बुरा अनुभव हमें खुशी से कहीं अधिक चोट पहुंचाता है। यही कारण है कि रिश्तों, नौकरी या समाज में नकारात्मक अनुभव अक्सर बड़े बदलाव ला देते हैं। सकारात्मक घटनाएं हमें खुशी देती है, लेकिन बुरी घटनाएं हमें सबक सिखाती है और हमारी प्राथमिकताओं को बदल देती है। सार: बुरी घटनाएं हमारी मानसिकता पर हावी रहती है और हमें अधिक गहराई से प्रभावित करती है। सीख यही है कि हमें नकारात्मक अनुभवों से उबरना सीखना चाहिए, वरना वे हमारी सोच पर हावी हो जाते हैं। चैप्टर 29, दी फोरफोल्ड पैटर्न। कहानीमन बताते हैं कि लोग जोखिम, रिस्क और संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज को 4 अलग-अलग तरीकों से देखते हैं। इसे कहते हैं फोरफोल्ड पैटर्न ऑफ प्रेफरेंसेस। 1. उच्च संभावना लाभ। अगर लगभग पक्का है कि हमें इनाम मिलेगा, तो हम जोखिम से बचते हैं। जैसे 95% संभावना हो कि 10,000 रुपए मिलेंगे, तो लोग पक्का 9,000 रुपए लेना पसंद करेंगे। 2. उच्च संभावना हानि। अगर पक्का नुकसान दिखे, तो लोग रिस्क लेने लगते हैं। जैसे 95% संभावना हो कि 10,000 रुपए का नुकसान होगा, तो लोग जुआ खेलेंगे कि शायद बच जाए। 3. कम संभावना लाभ। लॉटरी का आकर्षण यही से आता है। लोग छोटी संभावना में भी बड़े इनाम का सपना देखते हैं। 4. कम संभावना हानि। दुर्लभ आपदाओं का डर, जैसे भूकंप बीमा लेना। सार: लोग हमेशा तर्कसंगत नहीं होते। उनकी पसंद लाभ और हानि की संभावना पर अलग अलग बदलती रहती है। यही पैटर्न बताता है कि हम कभी रिस्क और कभी रिस्क बन जाते हैं। चैप्टर 30, रेयर इवेंट्स। कहानीमन बताते हैं कि इंसान दुर्लभ घटनाओं, रेयर इवेंट्स को लेकर बेहद असंतुलित सोच रखता है। अगर कोई घटना बहुत कम संभावना वाली भी हो, लेकिन नाटकीय और भावनात्मक हो, तो हम उसे हकीकत से कहीं बड़ा मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, विमान दुर्घटना की संभावना बेहद कम है, लेकिन लोग अक्सर उड़ान से डरते हैं। वहीं सड़क दुर्घटनाएं कहीं ज्यादा सामान्य हैं, लेकिन उनका डर उतना गहरा नहीं होता क्योंकि वे नाटकीय नहीं लगती। लेखक बताते हैं कि हमारा सिस्टम एक विविड और इमोशनल घटनाओं को याद रखने में आसान मानता है, इसलिए उनका असर हमारे निर्णयों पर डिस्प्रपोर्शनेट यानी अनुपातहीन रूप से पड़ता है। इसी कारण लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं, बीमा लेते हैं या ऐसे खतरों से डरते हैं जो वास्तव में बहुत ही कम घटते हैं। सार: दुर्लभ घटनाएं हमारी भावनाओं को पकड़ लेती है और हमें तार्किक सोच से भटका देती है। सही निर्णय लेने के लिए हमें आंकड़ों और वास्तविक संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ डर या सपनों पर। और हां, अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है, तो प्लीज हमारे चैनल रीडर्स एंड दी मंक को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैप्टर 31, रिस्क पॉलिसीज। कहानीमन बताते हैं कि लोग अक्सर एक एक फैसले को देखते हुए रिस्क लेते हैं, जबकि उन्हें अपनी जिंदगी या बिजनेस को समग्र नीति, ओवरऑल पॉलिसी के नजरिए से देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई निवेशक हर छोटे सौदे में अलग अलग जोखिम का आकलन करेगा, तो वो भावनाओं से प्रभावित होकर कभी बहुत डरपोक और कभी बहुत साहसी हो जाएगा। लेकिन अगर वही निवेशक एक स्पष्ट रिस्क पॉलिसी बनाए, जैसे हमेशा लंबी अवधि का पोर्टफोलियो विविध रखना, तो वो भावनाओं के उतार चढ़ाव से बच सकता है। लेखक कहते हैं कि हमें नैरो फ्रेमिंग यानी छोटे छोटे फैसलों पर ध्यान देने से बचना चाहिए और ब्रॉड फ्रेमिंग अपनानी चाहिए, जहां पूरे सिस्टम या लंबी अवधि का दृष्टिकोण लिया जाए। सार: जोखिम को एकल घटनाओं में नहीं, बल्कि नीति के रूप में देखना समझदारी है। लंबी अवधि की सोच और क्लियर पॉलिसी हमें भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाकर बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। चैप्टर 32, कीपिंग स्कोर। कहानीमन बताते हैं कि इंसान अपने निर्णयों और परिणामों को हमेशा स्कोरकार्ड की तरह देखता है।
हम सोचते हैं कि हम तर्कसंगत फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में हम ये गिन रहे होते हैं कि हमने क्या जीता और क्या खोया। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 10,000 रुपए कमाया लेकिन फिर 2,000 रुपए गवा दिए, तो उसका ध्यान ज्यादा गवाने पर जाएगा, न कि इस बात पर कि कुल मिलाकर उसके पास 8,000 रुपए का लाभ है। यानी हम नेट आउटकम से ज्यादा लॉसेस और गेन्स पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि जुआ खेलने वाले लोग अक्सर हारते हुए भी खेलते रहते हैं, क्योंकि वे खोया हुआ वापस पाने के स्कोर में फंसे रहते हैं। इस मानसिकता को लॉस चेसिंग कहा जाता है। लेखक कहते हैं कि ये मेंटल अकाउंटिंग हमें समझदारी से दूर ले जाती है। सार, हम तर्क संगत से ज्यादा भावनात्मक स्कोरकार्ड पर जीते हैं। सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि हम लाभहानि की बजाय बड़े परिप्रेक्ष्य और दीर्घकालिक नतीजों को देखें। चैप्टर 33 रिवर्सल्स। कहानीमन बताते हैं कि हमारी पसंद, प्रेफरेंसेस स्थायी नहीं होती, बल्कि सवाल पूछने के तरीके और संदर्भ के आधार पर बदल जाती है। इसे कहते हैं प्रेफरेंस रिवर्सल्स। उदाहरण के लिए, अगर आपसे पूछा जाए, विकल्प ए 80% संभावना से 4,000 रुपए जीतना, विकल्प बी 100% संभावना से 3,000 रुपए जीतना, ज्यादातर लोग विकल्प बी चुनेंगे क्योंकि ये निश्चित है। लेकिन अगर वही विकल्प अलग अंदाज में पूछा जाए, आप 1,000 रुपए छोड़कर पक्के 3,000 रुपए लेंगे या फिर 80% संभावना से 4,000 रुपए जीतेंगे, तो लोग अचानक जोखिम उठाने की ओर झुक जाते हैं। यानी फ्रेमिंग बदलते ही हमारी पसंद भी उलट जाती है। ये दिखाता है कि हम हमेशा स्थिर और तार्किक नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। सार, हमारी चॉइसेस स्थिर नहीं है, वे फ्रेमिंग और संदर्भ पर निर्भर करती है। समझदारी यही है कि हर निर्णय को नए पैकेजिंग की बजाय असली मूल्य और आंकड़ों के आधार पर देखें। चैप्टर 34 फ्रेम्स एंड रियलिटी। कहानीमन बताते हैं कि हमारी सोच रियलिटी से कम और फ्रेमिंग से ज्यादा प्रभावित होती है। यानी हमें जानकारी किस तरह प्रस्तुत की जाती है, उसी पर हमारा निर्णय बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर डॉक्टर कहे कि इस सर्जरी में 90% सफलता की संभावना है, तो मरीज आत्मविश्वास से राजी हो जाएगा। लेकिन अगर वही डॉक्टर कहे कि इस सर्जरी में 10% असफलता की संभावना है, तो वही मरीज डर जाएगा। दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन फ्रेम अलग है। हमारा दिमाग सकारात्मक या नकारात्मक फ्रेम से आसानी से प्रभावित हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमने तर्कसंगत निर्णय लिया है। असलियत में हम सिर्फ पैकेजिंग से प्रभावित होते हैं। सार, निर्णय लेने में फ्रेमिंग की शक्ति बहुत बड़ी है। हमें चाहिए कि शब्दों और प्रस्तुति के जाल से बाहर निकलकर असल तथ्यों पर ध्यान दें। तभी हम रियलिटी को सही तरह से देख पाएंगे। चैप्टर 35 टू सेल्व्स। कहानीमन हमारे भीतर मौजूद दो अलग अलग स्वयं की बात करते हैं, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वही है जो वर्तमान पल को जीता है, जैसे अभी कॉफी का स्वाद लेना, संगीत सुनना या दर्द महसूस करना। रिमेंबरिंग सेल्फ वो है जो इन अनुभवों को याद करके कहानी बनाता है। वो यात्रा शानदार थी या वो ऑपरेशन बहुत कष्टदायक था। समस्या ये है कि दोनों सेल्फ्स की प्राथमिकताएं अलग होती है। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ बस अब पर ध्यान देता है, जबकि रिमेंबरिंग सेल्फ पूरी कहानी को महत्व देता है। उदाहरण के लिए, अगर छुट्टी में ज्यादातर समय अच्छा बीता लेकिन आखिरी दिन खराब हो गया, तो यादें उस एक बुरे पल से प्रभावित होंगी, भले ही अनुभव अधिकतर सुखद था। सार, हमारी खुशी और निर्णय सिर्फ अनुभवों पर नहीं, बल्कि उनकी यादों पर भी आधारित होते हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि किस सेल्फ को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जीने वाले को या याद करने वाले को। अगर यह थॉट आपको मीनिंगफुल लगी हो, तो प्लीज हमारे चैनल रीडर्स एंड द मंक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 36 लाइफ एज अ स्टोरी। कहानीमन बताते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी को कहानियों के रूप में जीता और याद करता है। हमारी यादें केवल अनुभवों का संग्रह नहीं होती, बल्कि उनका नैरेटिव बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी यात्रा में 10 अच्छे दिन बिताए
और आखिरी दिन बुरा गुजरा, तो आपकी यादों में पूरी यात्रा की छवि उस आखिरी दिन से बिगड़ सकती है। यानी एंडिंग हमारी यादों को डिस्प्रपोर्शनेटली प्रभावित करता है। यही कारण है कि लोग किसी घटना की अवधि, ड्यूरेशन को कम महत्व देते हैं, लेकिन उसके पीक मोमेंट्स और एंडिंग्स को ज्यादा महत्व देते हैं। इसे कहते हैं पीक एंड रूल। इस नियम के कारण हम अपनी जिंदगी को घटनाओं की लंबाई से नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता और कहानी से मापते हैं। सार, हम अपनी जिंदगी को अनुभवों से नहीं, बल्कि यादों की कहानी से आंकते हैं। अगर हम चाहें कि हमारी यादें सुखद हों, तो अच्छे अंत और सार्थक क्षण बनाना जरूरी है। चैप्टर 37, एक्सपीरियंस्ड वेलबींग। कहानीमन बताते हैं कि खुशी को दो तरह से समझा जा सकता है, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ की खुशी और रिमेंबरिंग सेल्फ की खुशी। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ पल पल की भावनाओं पर आधारित होती है, जैसे धूप में बैठने की गर्माहट, दोस्तों के साथ हंसी मजाक या किसी अच्छे गाने का आनंद। ये खुशी अक्सर छोटी होती है, लेकिन गहरी और वास्तविक होती है। दूसरी ओर, रिमेंबरिंग सेल्फ तब सक्रिय होता है जब हम अपने जीवन की कहानी बनाते हैं। ये पूछता है, क्या मेरी जिंदगी सफल रही? क्या मैं खुश रहा? यहां हम उपलब्धियों, तुलना और यादों के आधार पर खुशी का मूल्यांकन करते हैं। लेखक बताते हैं कि आय, रिश्ते और स्वास्थ्य जैसी चीजें एक्सपीरियंस्ड वेलबींग को प्रभावित करती है, लेकिन एक बार जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो अधिक पैसे का असर सीमित हो जाता है। सार, असली सुख केवल उपलब्धियों या यादों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के अनुभवों की गुणवत्ता में छिपा है। हमें पल पल की खुशी को महत्व देना सीखना चाहिए। चैप्टर 38, थिंकिंग अबाउट लाइफ। कहानीमन बताते हैं कि जब इंसान अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है, तो वो अक्सर रिमेंबरिंग सेल्फ की नजर से देखता है। यानी हम अपनी जिंदगी को अनुभवों की बजाय कहानी और छवि के आधार पर आंकते हैं। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या मेरी जिंदगी सफल रही? या क्या मैंने वो पाया जो मैं चाहता था? इन सवालों के जवाब यादों, उपलब्धियों और तुलना पर आधारित होते हैं, न कि रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों पर। यही कारण है कि लोग कभी कभी अपने एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को नजरअंदाज कर देते हैं। वे पल पल की खुशी का त्याग कर बड़ी उपलब्धियों और यादों के पीछे भागते हैं। लेखक कहते हैं कि जिंदगी का असली संतुलन तभी मिलेगा जब हम दोनों सेल्व्स, एक्सपीरियंसिंग और रिमेंबरिंग को समझकर जीना सीखें। सार, जिंदगी केवल जीने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सोचने और याद करने का तरीका भी है। हमें उपलब्धियों की कहानी और पल पल के अनुभव दोनों को महत्व देना चाहिए। दोस्तों, ये थी डैनियल kahneman की अद्भुत किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की समरी। उम्मीद है कि आपने दिमाग की इस रोमांचक यात्रा से नई सीखें पाई होंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी किताब पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहें, तो यूपीआई डोनेशन लिंक भी वहीं मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और जिंदगी बदल देने वाली किताब, जो आपके सोचने और जीने का नजरिया बदल देगी। तब तक सुनते रहिए रीडर्स एंड द मंक।